चलो लिखो, हेडिंग दो आज इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का नेक्स्ट क्लास है हमारा। देखो पिछले क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था, शायद हमने मुक्ति दिवस तक पढ़ा था कि किस तरह से मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को क्यों मनाया था। 39 वो ना कांग्रेस ने इस्तीफा दे दिया, सारे 6 जो 8 जो राज्य थे ना वहां से इस्तीफा दे दिया। राज्य नहीं, प्रांत के लिए, कांग्रेस 8 राज्य हो नहीं, गया प्रांत। बात करके। हाँ, प्रांतों से। सॉरी प्रांत यस सर। ठीक है, मुक्ति दिवस यहाँ तक हमने पढ़ा था। ये ये मुस्लिम लीग है ना, दिवस लिख दिया मैंने, कोई नहीं, इसका लिख लो। मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया था ये। और क्यों मनाया गया था, पिछली क्लास में हम बात किए थे। मुस्लिम लीग ने मनाया था मुक्ति दिवस। मुक्ति दिवस। राइटिंग आप लोगों को समझ में आता है इसे जो लिखता हूं। ये है 22 दिसंबर। आता है सर, आता है। हाँ, 22 दिसंबर 1939। लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, इससे नोट पैड पे लिखना और पेन से लिखने में बहुत मुश्किल होता है, इसलिए थोड़ा थोड़ा कभी कभी टाइम लग जाता है। ठीक है, देखो इसके बाद हम काम करते हैं, कुछ पॉइंट क्रोनोलॉजी में लिखते हैं, चले जाते हैं। एक पॉइंट बनाइए, लिखिए अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त। देखो यही क्रोनोलॉजी है। क्रोनोलॉजी आपके पेपर में सीधा सीधा क्रोनोलॉजी पूछता है, ठीक है। तो क्रोनोलॉजी भी याद रखना, चाहे वो पीसीएस हो या आईएएस हो, यहां से क्रोनोलॉजी पे खूब क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो डरना मत कि कैसे होगा, उसको मैं एकदम अरेंज में लेकर के चल रहा हूं, और यहाँ पे पूरा का पूरा आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो लिखो अगस्त प्रस्ताव, आप लोग लिखिए। देखो अगस्त प्रस्ताव आया था, इसका मैंने लिखवाया था 8 अगस्त 1940 को, 1940। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव क्या था, आप लिख लीजिए। इस समय जो वायसराय थे, इसे प्रस्तुत जब हुआ था तो वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो, ठीक है, लॉर्ड लिनलिथगो। ठीक है, देखिए अगस्त प्रस्ताव का उद्देश्य क्या था, छोटा सा आप लिख लीजिए उद्देश्य। अब देखिए जैसे लिख लीजिए, कांग्रेस मंत्रिमंडल के त्याग से, यानी जब कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से त्याग दे दिया, ठीक है, लिखिए मंत्रिमंडल से त्याग देना। मंत्रिमंडल से जब वह त्याग देंगे तो क्या एक आप जो समझ रहे हैं कि संवैधानिक संकट जैसी स्थिति उत्पन्न होगी। तो इसके त्याग से एक तो संवैधानिक संकट उत्पन्न हुआ, संवैधानिक संकट, चूंकि आपने संविधान में व्यवस्था किया 1937 के अधिनियम द्वारा कि किस तरह से प्रांतों में चुनाव होगा, और प्रांतों में चुनाव हुआ, सरकार भी बन गई। और हम ये भी जानते हैं कि दूसरे तरफ क्या है कि और मंत्रिमंडल ने त्याग क्यों दिया था, इसका कारण था, त्याग का कारण था सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 में बिना अनुमति के। हाँ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का मैंने डेट लिखवाया था, आप लोगों को याद रखना कई बारी, खास करके हिस्ट्री ऑप्शन वाले से। सितंबर 1939। 1 सितंबर, ये कौन बताएगा। जी सर, 1 सितंबर 1939, कोई बात नहीं, ठीक है। तो एक तो ये कारण था। अब दूसरा है, देखिए अब ब्रिटिश चाह रहा है कि भारत का सहयोग मिलता रहे उसको, तो इसीलिए उसने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा की थी। अगस्त प्रस्ताव का जो लाने का कारण था, एक संवैधानिक स्थिति उत्पन्न हो गई थी, दूसरा वर्ल्ड वॉर में इंडिया बिजी है, और तीसरा है कि ब्रिटिश को भारत का ऐसी परिस्थिति में, लिख लीजिए, कि ब्रिटिश सरकार को ऐसी परिस्थिति में भारतीयों का सहयोग चाहिए। ठीक है,
देखो इस अगस्त प्रस्ताव में क्या कहा गया, इसमें प्रस्ताव क्या था, ये प्रस्ताव स्टार लगा करके लिख लेना। लिखो, इस प्रस्ताव में यह घोषणा की गई कि भारत का संविधान बनाना, भारत का संविधान, ठीक है, का निर्माण करना या संविधान तैयार करना भारतीयों का अधिकार है। भारतीयों का अधिकार है, ठीक है। स्टार लगा करके लिख लो कि किस अधिनियम में, किस प्रस्ताव में सर्वप्रथम ये कहा गया कि भारत का संविधान का निर्माण करना भारतीयों का अधिकार है। तो याद रखना ये अगस्त प्रस्ताव है जो लिलिथवो के काल में लाया गया, ठीक है। दूसरा क्या था, एक तो बोला कि संविधान का निर्माण करना, दूसरा प्रस्ताव जो दिया था जिसपे बात ठन गई और कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इससे नाराज हो गए, इसमें यह था कि जो युद्ध समाप्ति हो जाएगी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त हो जाएगा, ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब समाप्त होगा तो कहा गया कि भारत को, सेकेंड इस वर्ल्ड वॉर के बाद इसने घोषणा की कि भारत को, लिख लो, भारत को औपनिवेशिक स्वराज, डोमिनियन स्टेट जिसे कहते हैं, औपनिवेशिक स्वराज, औपनिवेशिक स्वराज, स्वराज का दर्जा दिया जाएगा, औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाएगा, ठीक है, औपनिवेशिक स्वराज का दर्जा दिया जाएगा। अब देखो यहीं पे औपनिवेशिक स्वराज है, यहीं पे बात ठन जाएगी। पहला, जो भारत के जो राष्ट्रवादी लोग हैं, राष्ट्रवादी कहें या अभी अगर हम राष्ट्रवादी में सारे लोग आ जाएंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस भी है, ये सारे लोग भारत को स्वराज नहीं, औपनिवेशिक शासन की बात नहीं कर रहे हैं। ये लोग आप क्या कह रहे हैं, स्वतंत्र करो, पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वतंत्रता। हाँ, भारत को स्वतंत्र करो। और दूसरा क्या था, जो लीग है, मुस्लिम लीग, वो क्या कह रहा है, अब आप देख रहे हैं कि 40 का पीरियड है ये, और इस समय में पाकिस्तान की मांग उभर करके आने लगी थी, तो ये लोग अलग देश, अलग, ठीक है, राष्ट्र की मांग कर रहे थे। क्या दोनों में से, इन दोनों में से कोई भी ऐसी बात है जो अगस्त प्रस्ताव में था? नहीं था। ना तो स्वतंत्रता की बात की गई, तो नेशनलिस्ट पूरा इसके विरुद्ध हो गए, और न ही इसमें अलग राष्ट्र की बात की गई जो मुस्लिम लीग की मांग थी। तो यही कारण है, इसी कारण से मतलब कि कांग्रेस और लीग दोनों ने इसका क्या किया था, विरोध जताया था, इस पे आपत्ति दर्ज की। क्लियर, ये समझ में आ गया? ठीक है, लिख लिया सबने? जी। ठीक है, यस सर। चलो अब नेक्स्ट हेडिंग बनाइए। नेक्स्ट हेडिंग, जब हमने बताया था कि जब ये स्थिति उभर करके आ गया तो कांग्रेस ने डिसाइड करा था एक सत्याग्रह का। क्या नाम था उस सत्याग्रह का? कौन सा सत्याग्रह? व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत, लिखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह। ये कब शुरुआत हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह? आज आप लोगों ने अपना कैमरा ऑन नहीं किया, 1940। खाली नंदिनी ने कैमरा ऑन कर रखा है। अरे अपना चेहरा तो दिखाओ सब, ठीक है, कैमरा ऑन करिए। व्यक्तिगत सत्याग्रह, देखो इसी उद्देश्य से व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत हुई थी। डेट इसका लिख लो, ये 17 अक्टूबर, 17 अक्टूबर कितना डेट का बताया था? 1940, ठीक है, 1940 में। और इसका शुरुआत कहां से हुआ था याद रखना। शुरुआत मैंने बताया था कि
पवनार महाराष्ट्र। हाँ, वेरी गुड, शुरुआत हुआ था शायद, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था ना। पवनार, पवनार कहाँ है? पवनार ये है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में। काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये। और इसमें ये भी बताया गया था कि इसमें जो एक नारा दिया गया था, स्लोगन जो था इसका, वो क्या था? दिल्ली चलो, दिल्ली चलो। ठीक है, स्लोगन याद रखो। और इसमें जो सत्याग्रही सत्याग्रही थे, कई सारे थे। प्रथम, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, प्रथम कौन सत्याग्रही थे, द्वितीय कौन थे। और जैसा कि साक्षी ने बताया था कि बीपीएससी में पूछा था तृतीय सत्याग्रही। तो प्रथम कौन थे? विनोबा भावे। हाँ, विनोबा भावे प्रथम थे। विनोबा, हाँ, विनोबा भावे। विनोबा भावे। दूसरा नेहरू, जवाहरलाल जवाहरलाल नेहरू। नेहरू। ठीक है, ये क्वेश्चन आईएएस में भी पूछ चुका है, देखा होगा आप लोगों ने, जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा इन्होंने बोला था कि तीसरा जो पूछा था वो थे ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रह्मदत्त। तो ये था व्यक्तिगत सत्याग्रह। ठीक है, देखो, इससे भी जब बात नहीं बनी तो आगे एक जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल थे, ठीक है, तो उसके समय में एक आया था क्रिप्स मिशन। अब लिख लो क्रिप्स मिशन। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन। ठीक है, लिखा? लिख लीजिए। इस समय जो प्रधानमंत्री थे, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटिश, विंस्टन चर्चिल। हाँ, प्रधानमंत्री थे चर्चिल। ठीक है, विंस्टन चर्चिल। देखो, कुछ चीजें अपने से भी आप लोग कर सकते हैं, जैसे कभी कभी कि इस समय के वायसराय कौन था, ये सब क्या था, तो ये सब आप लोग ढूंढ सकते हैं। क्रिप्स मिशन जब भारत आया था तो ये 22 मार्च को आया था। ठीक है, तो डेट इसका आप लोग लिख लीजिए, 22 मार्च 1942। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में? क्रिप्स मिशन, स्टेफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टेफर्ड क्रिप्स। हाँ, सर स्टेफर्ड क्रिप्स, पूरा नाम इसका सर स्टेफर्ड क्रिप्स। क्या थे ये? सर स्टेफर्ड क्रिप्स क्या थे? ये युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। ठीक है, युद्ध मंत्रिमंडल के सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था? देखो, अब जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था, ठीक है, समझ रहे हैं, जो गतिरोध उत्पन्न हुआ था, मतलब कि भारत में एक आप देख रहे हैं कि एक तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पीरियड है और गतिरोध है, तो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए चर्चिल साहब ने इसको भेजा था कि आप जाइए और इस गतिरोध को दूर करिए। तो आप लिख लीजिए, केवल एक शब्द यहाँ पे लिख लो कि मतलब कि भारत में उत्पन्न गतिरोध को दूर करना। गतिरोध में ऊपर वाला पूरा चीज है कि किस तरह से भारत में एक तो राष्ट्रवादी लोग कहते हैं कि स्वतंत्रता चाहिए, हमें अपना अधिकार दो, हमारा संविधान बनाने का अधिकार दो, सभी तरह के अधिकार हम, यानी कि हम पूर्ण स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं। अभी हम स्वराज वगैरह की बात नहीं, अब हमारा पूरा का पूरा स्वतंत्रता चाहिए। तो ये उद्देश्य था हमारा, गतिरोध को दूर करना। देखो, इसमें ये लिख दो, इसने घोषणा क्या की, क्रिप्स मिशन की घोषणा या प्रस्ताव। इसके प्रस्ताव में एक दो पॉइंट लिख लो। देखो, प्रस्ताव में किया था कि किसने बोला कि देखो, युद्ध उपरांत
युद्ध उपरांत यानी युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, संविधान का निर्माण निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। यानी कि जो संविधान का निर्माण होगा वो भारतीय करेंगे, संविधान का निर्माण, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या होगा, इसके लिए एक निर्वाचित संविधान सभा होगा, निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा, ठीक है। संविधान का निर्माण निर्वाचित संविधान सभा द्वारा किया जाएगा। और इसने भी ये नहीं कहा, इस प्रस्ताव में इसमें भी ये नहीं कहा कि भारत को स्वतंत्र किया जाएगा या कुछ किया जाएगा। तो यहां पे भी इसने बोला था कि भारत को उपनिवेश का दर्जा दिया जाएगा, उपनिवेश का दर्जा। अभी भी डोमिनियन स्टेट से ये लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उपनिवेश का दर्जा दिया जाए, ठीक है। ये क्लियर हुआ। अब देखो इसमें क्या स्थिति उत्पन्न होगी। इसमें समस्या ये हो गया कि अब देखो समस्या क्या थी। इसमें ये बताइए कि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को किस लिए ठुकराया होगा। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को के लिए इसमें विवाद किया। देखो इसने ये कहा कि अब, हाँ वेरी गुड, इसमें कि सांप्रदायिकता के आधार पे हमें राष्ट्र बांट करके दीजिए, इस बात को इसमें स्वीकार किया गया नहीं किया गया। तो इसमें लिख लेना जो समस्या उत्पन्न हुई थी, इसमें पहला पॉइंट लिख लेना, लिखो इस अधिनियम में सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की मांग को नामंजूर कर दी। ठीक है, ये मतलब कि जो देश का विभाजन है, देश का विभाजन जो लीग की मांग थी, ठीक है, इसमें भी अस्वीकार कर दिया गया। ध्यान रखना, अभी भी क्या कर दिया गया, अस्वीकार कर दिया गया। तो इसके कारण क्या होगा, इसके कारण जो मुस्लिम लीग है इसका विरोध करें। और कांग्रेस को ये लग रहा था, आप लिख लीजिए, कांग्रेस को ये लग रहा था कि इससे देश जो है ना टुकड़ों में बंट जाने की संभावनाओं का एक उनको डर था कि कहीं ऐसी स्थिति ना उत्पन्न हो जाए कि देश को जो हम संघीय ढांचा बनाना चाह रहे हैं, संघवाद की विरुद्ध था। क्यों था संघवाद के विरुद्ध? एक तरफ तो आप अस्वीकार कर रहे हैं कि दूसरा राष्ट्र नहीं बनेगा, लेकिन संघवाद के विरुद्ध क्यों था? क्योंकि समस्या ये थी ना, कि समस्या ये थी संघवाद के विरुद्ध कि बहुत सारे राजवाड़े हैं। तो इन्होंने कहा कि ठीक है, संविधान सभा का जो गठन होगा तो संविधान सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया जाएगा, लेकिन इसने ये कह दिया कि जो रियासत है वो अपनी इच्छा अनुसार उसमें शामिल हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो कई सारे देसी रियासत या राजवाड़े क्या होते हैं, इससे बाहर रह जाते हैं। बात समझ रहे हैं कि जो संघवाद, जो कांग्रेस का एक अखंड भारत की बात है, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आ रहा था। तो इसीलिए कांग्रेस ने भी इसकी क्या की थी, आलोचना किया था। ठीक है, एक स्टार लगा करके लिख लो यहाँ पे। कई बारी बुक में कंफ्यूजन है और लोगों को भी कंफ्यूजन है, गलती कर लेते हैं। लिख लीजिए, क्रिप्स मिशन को एक क्वेश्चन लिखो तो, निम्नलिखित में से किसने या किन्होंने, ऐसे लिखना, किसने मत लिखो, निम्नलिखित में से किन्होंने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक अपन क्रैशिंग बैंक, महात्मा गांधी।
यही इसीलिए मुझे गुस्सा आता है आप पे। क्वेश्चन मेरा पूरा नहीं हुआ, आंसर झटाक से दे दिए। पोस्ट, इसको हिंदी में क्या लिखेंगे? पोस्ट डेटेड, डेटेड चेक। अंकित उत्तरांकित तिथि का चेक। एक मिनट पे, पोस्ट चेज अपन क्रेशिंग बैंक, क्रैशिंग बैंक। इसका मतलब ये हुआ कि लिखो टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक। टूटते हुए बैंक के नाम, क्रैशिंग मतलब टूटते हुए बैंक के नाम, टूटते हुए बैंक के नाम टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर दिनांकित, ऐसे लिख लेना, उत्तर दिनांकित, दिनांकित, ठीक है, उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा दी थी, की संज्ञा दी, या सीधा देखो की संज्ञा दी। पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा लिखो जवाहरलाल नेहरू, तीसरा लिखो मोतीलाल नेहरू, चौथा लिख लो सुभाष चंद्र बोस, सुभाष चंद्र बोस। अब बताओ आंसर। चीटिंग नहीं करना है। अब बताइए रंजीत। सर महात्मा गांधी। ठीक है, और कोई? और कोई आंसर नहीं बताने के मूड में है? साक्षी? सर महात्मा गांधी, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कुछ आगे जोड़े थे। हाँ, इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर क्या होगा ये बताइए, महात्मा गांधी, नेहरू, या सुभाष चंद्र बोस, या मोतीलाल नेहरू? सर मुझे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों होंगे, लेकिन इसमें एक हमको कंफ्यूजन है इसमें कि ये दोनों में वर्ड बोला था मैंने लेकिन इसमें मैंने आपके ऑप्शन में एक से अधिक दिया ही नहीं है, या इनमें से कोई नहीं। चार में से एक चुनना है, नहीं। बताओ। इसके लिए तो दोनों बोले थे ना। हाँ, दोनों बोले थे, ठीक है, लेकिन दोनों एक शब्द नहीं बोले थे ना। अभी आपने खुद देखो, आपने बात से मुकरो मत। आपने क्या बोला, इसमें जवाहरलाल नेहरू ने कुछ जोड़ा था, तो एक ही शब्द बोले होंगे। जोड़ने का मतलब क्या हुआ कि कुछ आगे बढ़ गया होगा सब। इसीलिए मैंने बोला स्टार लगा के लिखो। इसका सही आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। अब स्टार लगा करके लिख लीजिए। गांधी जी ने क्या कहा था? गांधी जी ने सिर्फ और सिर्फ बोला था पोस्ट डेटेड चेक, पोस्ट डेटेड चेक। गांधी जी ने सिर्फ क्या कहा था? पोस्ट डेटेड चेक। बाद में नेहरू ने इसमें जोड़ दिया था अपन अ क्रेशिंग बैंक। अब समझ में आया? गांधी जी ने सिर्फ इसे बोला था जी सर, उत्तर दिनांकित या बाद की तिथि का चेक, ठीक है, बाद, उत्तर दिनांकित चेक, उत्तर दिनांकित चेक, या ऑब्लिक टारगेट करके लिख लो बाद की तिथि का चेक, बाद की तिथि का चेक, ठीक है। अब समझ में आया जी? महात्मा गांधी वाले
ये सर। हाँ ठीक है, गांधी जी ने सिर्फ इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने पोस्ट डेटेड चेक अपन क्रेसिंग बैंक की संज्ञा दी थी। अब तो गलती नहीं होगी ना? नहीं सर। चलो ठीक है, ठीक है। अब देखो इसके बाद बात नहीं बनेगी तो इसके बाद क्या होगा ये बताओ। इसके बाद भी बात नहीं बनी, ठीक है, क्रिप्स मिशन से भी बात नहीं बनी, तो क्या स्थिति उत्पन्न होगा? जब क्रिप्स मिशन से बात नहीं बनेगी, मार्च की बात, तो फिर क्या होगा? देश में गांधी जी कहेंगे कि 1942 के कारण। वेरी गुड, देश में गांधी जी कहेंगे कि एक ऐसी स्थिति आ गई है कि देश एक पूरा बलिदान मांगता है आजादी के लिए। तब तो गांधी जी इसमें पहली बार बोले थे करो या मरो, ठीक है। तो अब हमारा जो पहला अगला पॉइंट होगा वो होगा भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। अब देखो इसमें थोड़ा सा हिस्ट्री में हम ज्यादा पढ़ लेंगे। यहाँ पे हम चूंकि एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड हम देख रहे हैं, तो देखो इसके लिए वर्धा में एक मीटिंग बुलाई गई थी, ठीक है। वर्धा में एक मीटिंग बुलाई गई थी और ये 14 जुलाई को कांग्रेस समिति की मीटिंग हुई थी और इसी में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। तो लिख लीजिए वर्धा, वर्धा में लिख लो 14 जुलाई 1942, 14 जुलाई 1942 को कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक, ठीक है, कांग्रेस की कार्य समिति, ठीक है, कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक में भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया गया। याद रखना, स्टार लगा करके लिख लो। कब पारित किया गया, कहां पारित किया गया, ये सब याद रखना है। 14 जुलाई की जो कांग्रेस की कार्य समिति की मीटिंग हुई थी, याद रखना ये कार्य समिति की मीटिंग थी। इसमें 14 जुलाई 1942 को इसे पारित किया गया था। इसका अनुमोदन कब हुआ था? ग्वालियर टैंक में, मुंबई के ग्वालियर टैंक में, ठीक है, 8 अनुमोदन, तारीख था कोई 1942। हाँ वेरी गुड, लिख लीजिए अनुमोदन हुआ था 8 अगस्त 1942, ठीक है। अब ये देख लो, यहाँ पे लिख लेना अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई थी यहाँ पे। अखिल भारतीय, ऑल इंडिया कांग्रेस जो है, ऑल इंडिया कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की बैठक हुई थी। और ये बैठक पहले कहीं और होना था पुणे में, लेकिन प्ले के कारण ये यहाँ पे ग्वालियर टैंक में हुआ था। तो लिख लो ग्वालियर टैंक, बैठक हुआ था ग्वालियर टैंक मैदान। देखो बाद में जब हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो वहां पे बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन की क्या भूमिका रही उसको वहीं पे पढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। अभी हम स्पेशल बिहार पे नहीं आएंगे, स्पेशल बिहार पे उसके साथ ग्वालियर टैंक मैदान, ठीक है। इसमें अध्यक्ष कौन थे? ये जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की जो बैठक हुई थी, इसकी अध्यक्षता किसने किया था ये बताओ। स्टार लगा करके लिख लो। और ये आगे आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखेगा, इसकी अध्यक्षता किसने की थी, किसके अध्यक्षता में आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किनकी अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन का अनुमोदन किया गया था। अबुल कलाम आजाद। वेरी गुड, अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम। चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं?
सर नहीं, 1940 से 42 तक वो अबुल कलाम आजाद ही तीनों बार वो थे ना, अध्यक्ष थे 2 बार। चलिए ठीक है, वेरी गुड। मौलाना अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल सर चीटिंग करता तो डांट ही खाता क्या? कलाम आजाद। मजाक करता रहता हूँ, बीच बीच में आप लोग बोर ना हो, क्योंकि इतिहास पढ़ रहे हैं ना। कहते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा और रात में पढ़ो दिन में सफा। हम लोग स्कूल में पढ़ते थे चिल्ला चिल्ला करके, और अभी आपकी क्लास यही दोनों चल रही है। हिस्ट्री चल रही है और दूसरा रोज ज्योग्राफी चल रही है, तो दोनों तो बेवफा ही है। क्लास में पढ़ो और बाद में सफा हो रहा जी सर। है। लेकिन ऐसे नहीं करना है, इसके साथ प्यार मोहब्बत करिए, नहीं तो इस एग्जामिनेशन हॉल से आपको सफा करेगा। ठीक है, खूब क्वेश्चन यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद जी की अध्यक्षता में यहीं पे पारित हुआ था, और इसी में लिख लीजिए, इसी में गांधी जी ने करो और मरो, करो या मरो, सॉरी, करो, डू और डाई, करो या मरो, डू और डाई का नारा दिया था। ठीक है, और वास्तविक में इसका जो शुरुआत हुआ है, एक और पॉइंट बना लेना, इसका जो वास्तविक में जो शुरुआत है वो हुआ था 9 अगस्त को। ठीक है, 9 अगस्त 1942। और इससे पहले हमने देखा था कि रातों रात एक कौन सा एक मूवमेंट चलाया गया था, और सभी बड़े बड़े नेताओं को पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। 0 आवर। वेरी गुड, ऑपरेशन 0 आवर, वेरी गुड। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर चला करके सभी नेताओं को उठा करके क्या कर दिया गया था, जेल में डाल दिया गया था। ठीक है, उसको हिस्ट्री में भी लिख लेंगे, यहाँ पे लिख लो, या तो आप लिख लीजिए कि राष्ट्रवादियों के विरुद्ध, ब्रैकेट में लिख देना, मुख्यतः जो मुख्य बड़े बड़े नेता थे सबको पकड़ के जेल में डाल दिया गया था। ऑपरेशन 0 आवर। ठीक है, ऑपरेशन 0 आवर। ये भी देखो, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से, ऑपरेशन 0 आवर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, और अध्यक्ष वाला क्वेश्चन पूछा है कि नहीं पूछा है, लेकिन पूछना चाहिए आगे। ऐसे क्वेश्चन 100% कमीशन के एग्जाम में 100% आया होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, ये समझ में आया। भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। अब देखो, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद हमारा जो एक स्थिति उभर करके आएगी, भारत छोड़ो आंदोलन। अब देखो, इसके बाद हमारे सामने एक समस्या उत्पन्न होगा कि देश में एक बड़ा आंदोलन हुआ, और इस आंदोलन ने ब्रिटिश को सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ठीक है, और इसी सोच में वो पढ़ेंगे और फिर एक प्रस्ताव भेजेंगे जिसका नाम था बेबल योजना। तो लिख लीजिए बेबल योजना। नेक्स्ट पॉइंट, बेबल योजना। एक क्रोनोलॉजी में हम लोग लिख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि पूरा एक ढंग से इस चीज को लिखा जाए। ठीक है, अब देखो, अब हुआ क्या कि अब जब आगे हम देखते हैं कि कुछ परिवर्तन होगा, खास करके जो वायसराय है लिलिथगो के स्थान पे आपका बेबल साहब आ जाएंगे। ठीक है, तो अक्टूबर में लिलिथगो बदल गए थे। अक्टूबर में लिलिथगो ये रिप्लेस करके इसके स्थान पे कौन आ गए थे, लॉर्ड बेबल। ठीक है, लॉर्ड बेबल। ध्यान रखना, लिथुओ का उत्तराधिकारी लॉर्ड बेबल जाने जाते हैं। उत्तराधिकारी का मतलब होता है के बाद का। ठीक है, वायसराय बने थे, और बेबल ने भारत में, इन्होंने जब ये आया तो भारत में इसने क्या कहा, बेबल योजना इसीलिए इसको कहते हैं कि भारत में इसने
संवैधानिक गतिरोध को दूर करने का एक जो कहते नहीं कि व्यवहारिक वातावरण बनाने का प्रयास करा था कि ये एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बने जिसमें सरकार और भारतीय जो आंदोलनकारी है उसके बीच में अच्छा सा तालमेल बन जाए, एक वातावरण ऐसा तैयार हो जाए जिससे कि भारत में एक वातावरण बन जाए जिससे संविधान, ठीक है, संविधान के निर्माण का रास्ता खुल जाए। ठीक है, तो इसी को ध्यान में रखते हुए बेबल ने एक योजना प्रस्तुत किया था 4 जून को। 4 जून, एक मिनट, हाँ 4 जून 1945 लिखो, 4 जून 1945। और इसी योजना को बेबल प्लान, द बेबल प्लान या बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेबल योजना। देखो इसमें इसने जो प्रावधान किया था, कुछ इसके प्रावधान थे, कुछ मेजर पॉइंट लिख लीजिए। इसके प्रावधान में पहला पॉइंट लिखो। पहला तो इसने ये कहा कि जो एक नई कार्यकारिणी परिषद का गठन किया जाएगा, लिख लीजिए, एक न्यू कार्यकारिणी परिषद का गठन। परिषद का गठन किया जाएगा। इसमें देखो ये कहा गया कि जो न्यू कार्यकारी परिषद होगा, इस परिषद में एक वायसराय होंगे, वायसराय, और दूसरा बताया कि जो प्रमुख, जो वायसराय के अलावा इस सेना के जो प्रमुख अतिरिक्त अधिकारी होते हैं, प्रमुख सैन्य अधिकारी लिख सकते हैं, प्रमुख सैन्य अधिकारी। ठीक है, इसमें बोला कि एक तो वायसराय होंगे और सेना के कुछ प्रमुख अधिकारी होंगे। इसके अलावा जो अन्य सदस्य होंगे, इसके अलावा जो अन्य सदस्य होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, भारतीय होंगे। ठीक है, तब मतलब वायसराय और प्रमुख सैन्य अधिकारी के अलावा जो अतिरिक्त सदस्य होंगे सभी भारतीय होंगे। ठीक है, दूसरा लिखो, दूसरा प्रावधान। यहीं पे थोड़ा सा कांग्रेस, जो नेशनल कांग्रेस है और मुस्लिम लीग है, उसमें टकराव हो गया। जो बताया कि देखो कार्यकारिणी का जो गठन होगा, इसके जो सदस्य होंगे, जो भारतीय सदस्य है, उसमें यह कहा गया कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या जस्ट इक्वल टू होगा हिंदुओं के बराबर। यानी कि देखो यहां पे भी फूट डालने की बात कर दी गई। मुस्लिम लीग को तुष्ट करना है तो बोल दिया कि मुस्लिम सदस्यों की संख्या, मुस्लिम सदस्यों की संख्या, ठीक है, बराबर होगा, लिख लो, हिंदुओं के बराबर, हिंदुओं की संख्या के बराबर, हिंदू सदस्यों की संख्या के बराबर। जबकि अगर हम उस समय भारत में हिंदू और मुसलमान की संख्या देखें तो बहुत का अंतर था दोनों में। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद का कारण बना था। लिख लिया। नेक्स्ट देखो, इसमें जो वीटो पावर का जो वीटो पावर होता था गवर्नर, वायसराय के या गवर्नर के पास वीटो पावर, यानी वीटो की जो शक्ति होती थी, इस पे अंकुश लगा दिया गया, अंकुश। और अंकुश क्या था कि कहा गया कि ठीक है, वीटो पावर जो है उसका आप प्रयोग करेंगे, लेकिन नेसेसरी जब हो, मतलब कि एकदम एक्सट्रीम ऐसा हमारे पास कंडीशन उभर के आए जहां पे लगे कि गवर्नर को या वायसराय को अपना वीटो पावर लाने की जरूरत है, तभी वो वीटो पावर लाएगा, नहीं तो नहीं लाएगा। इसको आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखिए,
आवश्यक कारण पर ही गवर्नर को वीटो शक्ति का प्रयोग करना। और इसमें यह कहा गया कि जब सेकेंड, एक पॉइंट और लिख लो, कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अंत हो जाएगा, तो भारतीय, लिख लो, भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे। भारतीय स्वयं अपना संविधान बनाएंगे, ठीक है, अपने संविधान का निर्माण करें। नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, लिख लीजिए कि एक इसमें युद्धबंदियों की रिहा की भी बात की गई थी। लिख लो, युद्धबंदियों को रिहा करना। और एक और पॉइंट लिख लीजिए कि इसमें यह कहा गया था कि गतिरोध को दूर करने के लिए एक शिमला में समझौता किया जाएगा। शिमला में एक सर्वदलीय समझौता, शिमला में सर्वदलीय, ठीक है, समझौता या सर्वदलीय बैठक किया जाएगा और उसमें ये समझौता किया जाएगा। लेकिन ध्यान रखो कि यहाँ पे भी फिर एक बार फिर रिपीट कीजिएगा, क्या, शिमला वाला एक बार फिर रिपीट कीजिएगा। हाँ, इसमें ये कहा गया कि जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद भारतीय अपना स्वयं का संविधान बना सकते हैं और इसके लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाएगी। वो बैठक कहाँ बुलाया जाएगा? शिमला में। तो लिख लीजिए, इसमें यह भी कहा गया कि शिमला में एक सर्वदलीय बैठक या सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है, सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। क्लियर? सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां पे, अब हमारा यहीं से हेडिंग निकल के आ गया, कौन सा? सर्वदलीय बैठक। तो सर्वदलीय बैठक कहाँ होगा? इसके बाद आप हेडिंग दीजिए शिमला समझौता। वेरी गुड, शिमला समझौता है। क्रोनोलॉजी समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है? जी सर। हाँ बिल्कुल। और यहाँ से क्रोनोलॉजी आप लोग देखिए, आप लोगों के पेपर में कितना पूछा हुआ है। शिमला समझौता, अब तो गलत नहीं होगा ना? शिमला समझौता, ठीक है, शिमला समझौता। ये शुरुआत हुआ था 25 से, इसका डेट लिख लीजिए। ये 25 जून से चला था और 14 जुलाई तक, जून से 14 जुलाई, ठीक है, 1945, 25 जून से 14 जुलाई 1945। देखो अब ये शिमला समझौता क्या था? वास्तविक में एक सर्वदलीय मीटिंग थी, ठीक है। शिमला समझौता एक क्या था? लिख लीजिए, सर्वदलीय सम्मेलन था। स्टार लगा करके क्वेश्चन लिख लेना, स्टार लगा क्वेश्चन लिख लीजिए। और शिमला जो सम्मेलन हुआ था या शिमला जो सर्वदलीय बैठक हुआ था, उसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि जो थे, कांग्रेस के जो प्रतिनिधि मंडल थे, उसका नेतृत्व किसने किया था? सम्मेलन में कांग्रेस, लिख लो, कांग्रेस जो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल है, प्रतिनिधि मंडल, सी राजगोपालचारी,
ठीक है, देखता हूं। प्रतिनिधि मंडल, ठीक है, का नेतृत्व किसने किया था? क्वेश्चन लिखिए, शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन लिखिए, इनका पहले लिख लो। सी राजगोपालाचारी, सी राज गोपालाचारी, नहीं तो नाराज हो जाएंगे। दूसरा लिखो, जवाहरलाल नेहरू, नेहरू। और तीसरा लिखिए, विनोबा भावे, भावे। चौथा लिखो, एक से अधिक। पांचवा लिखो, कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसे मत लिखो, ऑप्शन पूरा ढंग से बना लो। लिख लो, उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं तो मेरे पे भी केस कर दोगे। उपरोक्त में से कोई नहीं। अब बताइए आंसर। जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुआ था, अभी हम लोग शिमला समझौता पढ़ रहे हैं, सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अब ऑप्शन है सी राजगोपालाचारी, जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। सर उपरोक्त में से कोई नहीं का भी वो आंसर हो सकता है, लियाकत देसाई भी हो सकते हैं सर। लियाकत, एक आंसर बताइए, सी राजगोपालाचारी या उपरोक्त में से कोई नहीं? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? अब राजगोपालाचारी को कहाँ भगा दिया आप? सर मुझे याद नहीं आ रहा था, एक ना लियाकत और देसाई फॉर्मूला भी आया था इसके बाद, तो मुझे अच्छा, लग रहा था कि कहीं वो उसमें से कोई अध्यक्ष तो नहीं है। ठीक है। और कोई, और किसी का क्या आंसर है? नहीं पता, चलो सबसे कुछ तो बताओ। चार ऑप्शन यही होगा। एक ए है, एक ई है, और कोई? या इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा? कौन कौन है जो स्किप करेंगे? नहीं सर, बताइए इसकी क्यों। तो बताइए, आंसर बताइए। स्किप नहीं करेंगे तो क्या आंसर लगाइएगा? इसका सही आंसर होगा इस क्वेश्चन के हिसाब से उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, लिख लो इस आंसर को, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो थे कौन? अभी भी रंजीत कंफ्यूजन में है, लिख लीजिए, अबुल कलाम आजाद। ओ सॉरी सर। अबुल कलाम आजाद। ठीक है, इसकी जो कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व किसने किया था? अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, क्लियर? लिख लिया? एक नोट डाल करके लिख लो। इसके लिख लेना कि इस सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व अबुल कलाम आजाद ने किया था। और एक और स्टार लगा करके लिख लो, इस सम्मेलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। ठीक है, गांधी जी भाग नहीं लिए थे, भाग नहीं लिए। ठीक है, मतलब गांधी जी इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। क्लियर? अब देखो इसमें टकराव क्या था, स्टार लगा करके लिख लो। टकराव के मुद्दे या मुद्दा लिख लो। महत्वपूर्ण तो एक ही मुद्दा था, लेकिन कई सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें आप लोग लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं। इसका टकराव का सबसे बड़ा कारण क्या था? देखो, मुस्लिम लीग
मुस्लिम लीग यह चाहती थी कि जो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद है, लिख लो, वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले मुस्लिम सदस्यों का निर्वाचन या चयन, सदस्यों का चयन या निर्वाचन, चयन ही लिखना, चयन लिखो, चयन जो कार्यकारी परिषद है वायसराय का, ठीक है, इस परिषद में जो मुस्लिम सदस्य होगा, मुस्लिम सदस्य, इसका चयन कौन करे? मुस्लिम ही। हाँ बिल्कुल, इसका चयन लीग ही करे और कोई नहीं करे। कहने का मतलब मुस्लिम सदस्यों का चयन करने का सिर्फ और सिर्फ अधिकार मुस्लिम लीग को होना चाहिए और किसी को नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था, ठीक है। और यही कारण है कि एक व्यापक टकराव हुआ और हम देखते हैं कि यहीं पर, ठीक है, टकराव होने के कारण ये मुस्लिम लीग की हठधर्मिता कहें, इस टकराव के कारण शिमला समझौता क्या हो गया? फेल हो गया। और ये 14 जुलाई लिख लीजिए, परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1945 को इसे विफल घोषित कर दिया गया। वायसराय ने बोला कि नहीं, अब ये, इसीलिए ये कब से कब पीरियड चला था? 25 जून से 14 जुलाई तक, ठीक है, क्लियर। लिख लिया? ठीक है, ये देखो यहाँ तक हो गया ये हमारा। सर हाँ थोड़ा बोलिए। रिपीट कीजिएगा, परिणाम स्वरूप। देखिए, परिणाम स्वरूप 14 जुलाई 1945 को वायसराय ने शिमला सम्मेलन को विफल घोषित कर दिया। 14 जुलाई 1945 को ये विफल हो गया, ठीक है, इसे विफल घोषित कर दिया। अब मुझे बताओ, जब शिमला समझौता भी विफल हो जाएगा तब क्या रास्ता बचेगा आगे? शिमला समझौता के बाद क्या एक रास्ता बनेगा? देखो आजादी देना। क्या क्या बताइए। आजादी देना। अभी अभी आजादी पे मत आइए, अभी आजादी, इतना जल्दी आजादी नहीं मिलने वाला है आप लोगों को, ठीक है। कैबिनेट मिशन है, देखो अब यहाँ पे हमने देखा था कि अभी हमने देखा कि 14 जुलाई तक का हमने घटना पढ़ लिया, 14 जुलाई 1945, और आगे हम देखते हैं कि 2 सितंबर कितना को, 2 सितंबर 1945 ना, 2 सितंबर 1945 लिखवाया था, याद होगा। 1945 को क्या हुआ था? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हो गया, ठीक है। और जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो ब्रिटेन में 1945 में एक आम चुनाव हुआ था। इसके बाद, समाप्ति के बाद, ब्रिटेन में एक चुनाव करवाया गया, ठीक है। और इस चुनाव में आप देखेंगे कि जो एक लेवल, ठीक है, जो लेबर पार्टी के जो नेता थे,
लेबर पार्टी, हाँ लेबर पार्टी से ही थे। लेबर पार्टी के नेता थे कौन? लेबर पार्टी के नेता थे सर क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। सर क्लीमेट क्लीमेट एटली, ठीक है। ये इनकी सरकार बनी थी, ठीक है, लेबर पार्टी से थी। और चूंकि ये उदारवादी दृष्टिकोण से, उदारवादी जो लेबर पार्टी है उदारवादी रही थी, उदारवादी, ठीक है। जो आप लोग जब अफगानिस्तान एंग्लो अफगान वॉर देखिएगा ना, एंग्लो अफगान वॉर है, वहां पे अग्र नीति है या कौन कौन सी नीति हम पढ़ेंगे वहां पे कि क्या था, तो वहां पे भी देखिएगा कि किस तरह से उदारवादी और वहां के जो एक जिसे हम कहते हैं कि दो दल बटे हुए हैं, तो एग्रेसिव लोग क्या चाह रहे हैं कि कैसी नीति हो अफगानिस्तान में, क्योंकि रसिया बढ़ रहा था और भारत की रक्षा, अगर भारत ने उपनिवेश की अपनी रक्षा करना है ब्रिटिश को, तो रसिया को रोकना बहुत जरूरी हो गया था। तो वहां पे दो तरह की नीतियां उभर करके आगे आई थी। एक कह रहा था कि हम आगे बढ़ करके रसिया को रोके, मारे उसको, और दूसरा कह रहा था कि नहीं, हमें वहां पे थोड़ा सा संभल करके काम करना पड़ेगा। तो ये जो लेबर पार्टी है ये उदारवादी दृष्टिकोण के थे और सर क्लीमेट साहब का सरकार बन गई थी। अब देखो इन्होंने एक घोषणा की थी, ध्यान रखना इटली की घोषणा जो हम लोग पढ़ते हैं तो दो घोषणाएं हैं। एक यहाँ पे छोटी सी घोषणा है और बाद में प्रधानमंत्री इटली 20 फरवरी 1947 को घोषणा करेगा जिसमें कहेगा कि 30 जून 1948 के पूर्व भारतीय सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। तो ये घोषणा एक अलग है। तो यहाँ पे 14 मार्च को इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक घोषणा किया था, ठीक है। जब इटली ने 14 मार्च, ध्यान रखना ये क्या है घोषणा, 14 मार्च 1946, 1946 को लिख लो, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है, हाउस ऑफ। सर थोड़ा ब्रेक पे चला गया था 1-2 मिनट सर, एक बार प्लीज सर थोड़ा सा रिपीट कर देंगे सर। हाँ क्लीमेंट देखिए, एटली की घोषणा। हाँ ये मैंने बताएगा था, हाँ नहीं नहीं, लेबर पार्टी की सरकार बन गई थी सर क्लीमेंट एटली की अध्यक्षता में। तो इन्होंने 14 मार्च 1946, देखो क्लीमेंट एटली ने दो घोषणाएं की है। एक 14 मार्च में हाउस ऑफ कॉमन्स की घोषणा है, ये अलग है। जो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 30 जून 1948 को सत्ता का हस्तांतरण कर दिया जाएगा, याद है भारतीयों को, तो ये इटली ने घोषणा करा था 20 फरवरी 1947 को। और यहाँ पे हाउस ऑफ कॉमन्स में इटली ने घोषणा करा था, लिख लीजिए, प्रधानमंत्री इटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारतीयों को स्वतंत्र, ठीक है, होने का अधिकार है, का अधिकार, क्लियर। देखो यहाँ पे एक आप लोग कॉपी में ऐसे घेर दो, ठीक है, वहां पे लिख लो और डाउट नहीं रहेगा। क्लीमेट इटली की घोषणा की घोषणाएं, ठीक है, ऐसे लिख लो और इसको दो पार्ट में बना लो। एक 14 जुलाई, नहीं सॉरी 14 मार्च ना, वो जुलाई वाला बात, पहले 14 मार्च लिख लो। 14 मार्च और 1946, ये घोषणा उसने हाउस ऑफ कॉमन्स में किया था
हाउस ऑफ कॉमन्स। और इसमें क्या कहा था? इसमें कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार। ठीक है। और क्लीमेट एटली ने एक घोषणा किया था 20 फरवरी, इस पे आप लोगों का क्वेश्चन बन चुका है, 20 फरवरी। ठीक है, ये घोषणा आया था 20 फरवरी 1947 1947 को। ठीक है, 20 फरवरी 1947 में इसमें इन्होंने घोषणा किया था कि 30 जून 1948 के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। के पूर्व सत्ता भारतीयों को सौंप दिया जाएगा। ठीक है, तो किस घोषणा में कहा था कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है? तो 14 मार्च। और किस दिन की घोषणा में उसने कहा था कि भारतीयों को 30 जून 1948 तक सत्ता सौंप दी जाएगी? इस पे आपका क्वेश्चन बीपीएससी में भी बना चुका है कि इटली की घोषणा के अनुसार किस तारीख को भारत को पूर्ण स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय सत्ता का हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी? ये मुझे लग रहा है 47 वाला में क्वेश्चन था क्या जी? सीडीपीओ में था, इसमें? सीडीपीओ 2018 में, नहीं, सीडीपीओ 2018। हाँ, बीपीएससी 67 में भी था शायद क्वेश्चन, आप देख लेना। ठीक है, 67 या 68 तो जो भी हाँ सर। था ना। ठीक है, जी सर। तो ये कंफ्यूजन में नहीं रहना। इन्होंने जो 14 मार्च की घोषणा की थी, देखो इतना डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं, तो समझ सकते हो कि कई बारी ज्यादा डिटेल पढ़ने से कंफ्यूजन होता है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूं कि सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए, इसीलिए यहीं पे मैंने इटली की घोषणाएं लिखवा दिया। एक 14 मार्च 1946 की घोषणा है जिसमें उसने बोला कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, और एक 20 फरवरी 1947 की घोषणा है जिसमें उसने ये घोषणा करा कि 30 जून 1948 के पूर्व यानी पहले ही भारत को आजाद कर दिया जाए। क्लियर? समझ में आ रहा है या बाउंस हो रहा है? नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये ब्रैकेट में इटली साहब की घोषणा। अब देखो, अब जब इटली की घोषणा होगा और मतलब ये वाला 14 मार्च 1946 वाला कि भारतीयों को स्वतंत्र होने का अधिकार है, ठीक है, तब प्रधानमंत्री इटली क्या करेंगे? कहेंगे कि ऐसे नहीं, अब हम एक कैबिनेट मिशन भेजेंगे। ठीक है, क्या भेजेंगे? कैबिनेट मिशन भेजेंगे। और कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली के कहने पे भारत पहुंच जाएगा। भारत मतलब दिल्ली पहुंच जाएगा ये 24 मार्च को। ठीक है, और फिर कैबिनेट मिशन जिसमें स्टेफर्ड क्रिप्स होंगे, व्यापार मंडल के सदस्य थे, हेड थे, और लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस भारत सचिव थे, और एबी अलेक्जेंडर नौसेना के मंत्री थे। ये लोग क्या? हाँ बताइए। हाँ सर, एलेक्जेंडर सर होगी, ने बता दिया। हाँ, वो अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे। तो ये लोग कैबिनेट मिशन के तहत भारत में आएंगे, और भारत में जो मिशन की जो अध्यक्षता किसने की थी, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? पेंथिक लॉरेंस थे, जो भारत सचिव होंगे वो अध्यक्ष होंगे। और यहाँ पे आकर के ये कुछ सुझाव, हाँ पेंथिक लॉरेंस, तो आकर के सुझाव देंगे, और सुझाव के बाद क्या होगा? कई सारे सुझाव आएगा, और सुझाव के जैसे सुझाव हो जाएगा इसका कैबिनेट मिशन का, तो वहां पे अंतरिम सरकार की गठन वगैरह की बात होगी। इससे पहले ही हम देखेंगे कि मुस्लिम लीग प्रत्यक्ष कार्यवाही का दिवस मनाएगा। फिर भी कोई बात नहीं, बाद में अंतरिम सरकार का गठन होगा, मुस्लिम लीग उसका बहिष्कार करेगा, फिर बाद में जुड़ेगा कि हम सदन में जाकर के विरोध करते हैं। फिर हम देखेंगे कि जब अंतरिम सरकार का गठन होने के बाद
संविधान सभा का गठन होगा और संविधान सभा के गठन होने के बाद हमारे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया का क्या होगा, शुरुआत हो जाएगा। ठीक है। और संविधान सभा के बाद हम देखेंगे कि एक इधर संविधान सभा का कार्य चलता रहेगा, उधर माउंटबेटन योजना आएगा। माउंटबेटन योजना के बाद हमारा भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 आ जाएगा, फिर हमारा देश आजाद हो जाएगा। और फिर इधर हम देखेंगे कि जो संविधान सभा का गठन हुआ था उन्होंने किस तरह से संविधान का निर्माण कर लिया था, और फिर हमारा भारतीय संविधान किस तरह से लागू होगा उसको देख लेंगे, कितना टाइम लगा था बनाने में। और इसके बाद हम फिर सीधा सीधा संविधान के प्रावधान पे आ जाएंगे। क्लियर। तो आगे आज कैबिनेट मिशन हेडिंग दिलवा दूं या फिर इटली के पहला जो घोषणा है 14 मार्च वाला वहीं तक छोड़ दूं, यहीं तक छोड़ दूं या आगे? देखो आज मैंने कितने पेज आप लोगों को पढ़ा दिए, 10 पेज लगता है कि क्या हो गया होगा। मेरे बोर्ड के हिसाब से आप लोगों का 3, 4, 5 पेज होगा। बताओ लिखना है कैबिनेट मिशन या नेक्स्ट क्लास में? नेक्स्ट क्लास में करा दीजिए। और कोई? नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, जैसे नेक्स्ट क्लास। ठीक है, तो हेडिंग दे दो और लिख दो कैबिनेट मिशन, और नेक्स्ट क्लास में उसको हम देख लेंगे। कैबिनेट मिशन के कई सारे प्रावधान हैं, तो उन तमाम प्रावधानों को भी देख लेंगे, वहीं पे समझ लेंगे। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, गुड नाइट सर, थैंक यू सर। हाँ, गुड नाइट।